Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria, and today we are starting with the second chapter of Introductory Macroeconomics, that is Basic Concepts of Macroeconomics. तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, वहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता. Along with that, we'll also study normal residents and citizens. ये क्या होते हैं, क्या इंक्लूड कैसे बनते हैं, क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या नहीं, वो सब. So let's start. तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है. यहाँ पे आपके सामने इंडिया का मैप है. इंडियन बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया आता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की. अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया की बाउंड्री में नहीं आती लेकिन फिर भी इंडियन है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाती है. और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि बाउंड्री में तो आती हैं लेकिन हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स 3 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between 2 or more countries. यानी कि अगर कोई भी इंडियन शिप है या इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया और किसी दूसरी, तीसरी, चौथी कंट्री के बीच में ऑपरेट करता है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शिप इंडिया टू श्रीलंका ट्रैवल करता है तो जस्ट बिकॉज वो पानी में ट्रैवल कर रहा है डज नॉट मीन कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर चला गया. वो अभी भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा. सिमिलरली अगर कोई एयरक्राफ्ट है जो सपोज इंडिया टू चाइना ऑपरेट करता है, चाइना टू इंडिया बैक एंड फोर्थ, तो वो भी इंडियन टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा. सेकेंड पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म. फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में आपकी सबमरीन्स, शिप्स, ये सब कुछ आ जाता है. फिशिंग वेसल्स जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहा है. इंटरनेशनल वाटर्स का क्या मतलब है, जैसे आपका अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सब इंटरनेशनल वाटर्स हैं. तो इंटरनेशनल वाटर्स में अगर हमारा कोई फिशिंग वेसल है, ऑयल या नेचुरल गैस रिग है या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहा है गिवन दैट इट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन. यानी कि उसके पास राइट्स हैं ऑपरेशन के, वो इलीगल तरीके से वहां पर नहीं मौजूद, तो वो भी इंटरनेशनल है. तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में प्रेजेंट, बट इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. Now the third point is embassies, consultants and military establishments. इंडियन एम्बेसी किसी भी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है लेकिन वो इंक्लूड की जाएगी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में. या ऐसे कोई भी कंसल्टेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन जो कि किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, वो है तो दूसरी कंट्री में लोकेटेड, इंडियन बाउंड्री से बाहर है, लेकिन we will include that in the domestic territory only. So these were the 3 things जो कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर जो चीजें आती हैं उसकी एडिशन में इंक्लूड करते हैं. Now we are going to study the things that we do not include in the domestic territory. क्या इंक्लूड नहीं करते, मतलब अब हम ऐसी उन चीजों को पढ़ेंगे जो कि है तो बाउंड्री के अंदर हमारी कंट्री की लेकिन हम उन्हें अपनी कंट्री का पार्ट नहीं मानते. तो सबसे पहले है एम्बसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री. किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बसी, कोई कंसल्टेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी कंट्री में है, जो कि होती है हर कंट्री की, हर दूसरी कंट्री में एम्बसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जनरली होती हैं, तो हम वो लोकेटेड हमारी कंट्री में है बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है.
वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में लोकेटेड है, या सारी ही कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है, वो है वहाँ लोकेटेड, लेकिन वो इंडिया का पार्ट है। सिमिलरली अगर चाइना की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड यहाँ है, लेकिन वो पार्ट वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का है। Now, the second point is international organizations. जो हमारी इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट नहीं है। तो अगर इनका ऑफिस किसी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में लोकेटेड है, किसी कंट्री की बाउंड्री में लोकेटेड है, तो हम इसे उसका पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Now we are going to study what are normal residents, what are citizens, and what is the relationship between the two. तो सबसे पहले तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री, जो उस कंट्री में रिजाइड करता है। रिजाइड करने का क्या मतलब है? वहाँ रहता है, रिजाइड करता है उस कंट्री में, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि वो उस कंट्री में रहता भी है और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वो अंडरटेक करता है वो भी उसी कंट्री में होती है, यानी कि इनकम उसकी उसी कंट्री से आती है, वो वहीं पर अपनी सारी इकोनॉमिक चीजें करता है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, कहलाएगा। अब जैसे हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स, अगर हम इंडिया में रहते हैं और हम यहीं पे ही अपना लाइवलीहुड यहीं से ही अर्न करते हैं, यहीं पर ही स्पेंड करते हैं, तो हम इंडियन रेजिडेंट्स हैं। अब फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन ऐसे लोग या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे। सबसे पहले तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर कोई आपकी कंट्री घूमने आया है, टूरिस्ट है, विजिटर है, तो वो आपकी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है और वो वापस अपनी कंट्री में चला जाएगा, ही इज नॉट अ रेजिडेंट। Second, foreign staff of embassies, official diplomat and members of armed forces. Remember अभी हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स और मिलिट्री इंक्लूड नहीं होती दूसरी कंट्रीज की। सिमिलरली उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में या उन एंटिटीज में जो लोग काम करते हैं, जैसे एम्बेसीज का स्टाफ या ऑफिशियल डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं लोग, वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में सेटअप है, तो उसमें जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो लोग यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो उसी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। जो फॉरेन वेसल्स हैं वो अगर हमारे वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, फॉरेन वेसल्स के, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इंक्लूड भी नहीं होंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं होंगे। कोई कमर्शियल ट्रैवलर है, यानी बिजनेस करने के लिए आया है, या कोई सीजनल वर्कर है, कम टाइम के लिए यहाँ पर काम करने आया है, जैसे वो सीजन के अकॉर्डिंग अपने माइग्रेशन करते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट्स में। लास्टली वी हैव बॉर्डर वर्कर्स। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, जो आर्मी वहाँ पर होती है, वो चाहे बहुत पास रहते हैं वो बॉर्डर के, तो भी वो हमारी कंट्री में इंक्लूड नहीं होते, वो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट,
अब हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप क्या होता है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। काफी बार वी टेंड टू कंफ्यूज सिटीजनशिप विद रेजिडेंटशिप, तो अभी हम इसको क्लैरिफाई करने वाले हैं। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप पहली बात तो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ये लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ देखा जाता है, यानी कि एक इंसान जो कि जिसने इंडिया में बर्थ लिया है वो नेचुरली इंडियन सिटीजन है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर चाहता है कि वो इंडियन सिटीजन बने, तो उसको कुछ लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, उसको कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ का सिटीजन बन सके। जैसे इंडियन सिटीजन यूएसए जाके ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूएस के सिटीजन बन सके, वही है यहाँ पर सिटीजनशिप का मतलब। अब आता है रेजिडेंटशिप। रेजिडेंट्स वो होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक अफेयर्स उसी कंट्री में होते हैं, वो रेजिडेंट्स होते हैं। और ये हमने पढ़ लिया अभी सारा। प्लस रेजिडेंटशिप का एक और क्राइटेरिया ये है कि यू शुड लिव इन दैट प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आप 1 साल से कम वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। So this was all about domestic territory, residents and citizens. Now in the next video we are going to study factor income, transfer income and final goods and intermediate goods. So I hope this video was helpful. Thank you.